दोस्तों नमस्कार, DSLA पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो 19वां संस्करण 24 नवंबर 2024 को होगा, उसके लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की है कि कैसे कोई भी अभ्यर्थी पहली बार में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रजिस्टर्ड वकील बन सकता है, तो उसके क्रम में आज यह दूसरा वीडियो है जो कि भारतीय संविधान के पूर्व के पहले लेक्चर के बाद आज दूसरा है। पहले लेक्चर में हमने अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान को देख लिया था। आज हम लोग अनुच्छेद 22 के आगे देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान संविधान में दिए गए हैं और किन्हें हमें जो है इस परीक्षा के लिहाज से पढ़ना है और वो महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 23 जो महत्वपूर्ण है वह इसलिए है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। मतलब कि मानव का कोई जो है ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, उनको किसी तरीके से उनका दुर्व्यापार, उनसे बेगार नहीं कराया जाएगा। जो भी उनसे काम कराया जाएगा उसकी उनकी उचित मजदूरी दी जाएगी तथा कोई बलात्श्रम नहीं करा जाएगा, जिसे रोका जाएगा, रोका गया है, संविधान ने रोका है। तो इसे अगर कोई ऐसा कराता है, किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार करता है या फिर बेगार कराता है या जबरी उससे कोई काम कराता है, तो यह जो है विधि के अनुसार उल्लंघनीय होगा और दंडनीय होगा। ऐसा अनुच्छेद 23 प्रावधानित करता है। अब अनुच्छेद 24 है कि कारखानों में और जो इन बालक होते हैं उनके नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है कि जैसे जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको जो है किसी कारखाने में किसी काम के लिए जो है नियोजित, मतलब उन्हें लगाया नहीं जा सकेगा। और ऐसे काम के लिए तो कतई नहीं कि जो खतरनाक हैं या जो कि 14 वर्ष के जो कम के बच्चे होते हैं उनके लिए जो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिहाज से उनको किसी कारखाने में किसी भी काम के लिए नहीं लगाया जाएगा या दंडनीय होगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में जो है उसके विषय में दिया गया है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और संचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। तो इसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक समान होगा। मतलब कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अलावा अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी और धर्म का जो है अबाध रूप से आप मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता होगी। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि जो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। तो मतलब यह है कि हिंदू अपनी पूजा पाठ के लिए या जितने भी अन्य धर्म है अपनी पूजा पाठ या उनसे संबंधित कोई भी जो है अनुभाग खोल सकते हैं। जैसे कि कृपाण धारण करना, जो पंजाबी होते हैं, सिख होते हैं, उनका जो है एक आवश्यक अंग माना जाएगा कि उनसे जो है कहीं भी जैसे वो जा रहे हैं तो सुरक्षा के लिहाज से होता है, लोगों से कोई भी अस्त्र या शस्त्र हटवा दिए जाते हैं। तो लेकिन जो ये कृपाण इनका है, यह कृपाण इनसे अलग नहीं कराया जाएगा। ये इनके साथ ही ये जहाँ जाएंगे जाएगा, ये उनके मतलब कि धर्म के मानने के अंग का भाग होगा। तो इसके बाद है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए कि मतलब ऐसा कोई भी प्रबंध आप कर सकते हैं जिससे कि लोक व्यवस्था, पब्लिक सेफ्टी और क्या बोलते हैं मतलब सदाचार, बिहेवियर जो गुड बिहेवियर है और हेल्थ जो है उसको आप ध्यान में रखते हुए कोई भी जो है धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक कार्य कुछ भी कर सकते हैं।
इसमें धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं। अपने धर्म के विषयों का प्रबंध कर सकते हैं। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व के लिए प्रयोग कर सकते हैं। संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, ये जो है इन्हें आपको ध्यान में रख करके कोई भी कार्य करना होगा। अनुच्छेद 27 बताता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, मतलब जो भी धार्मिक प्रतिष्ठान होते हैं उनमें कर नहीं लगता है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है या सिख के गुरुद्वारा हैं, तो इनमें जो चीजें आती हैं, जो चढ़ावा चढ़ता है और सब जो होते हैं, इनमें कर की कोई व्यवस्था नहीं है। इन पर जो है कर के बारे में स्वतंत्र, कर देने के बारे में स्वतंत्र तो होंगे ये, इनसे कर नहीं लिया जाएगा। और अनुच्छेद 28 बताता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में संस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो राज्य जो है पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका साफ अर्थ यह है कि जो राज्य द्वारा कोई भी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा वो धार्मिक रूप से किसी एक धर्म के लिए नहीं खोलेगा, या उसमें जो भी राज्य से पोषित विद्यालय होगा उसमें किसी धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसमें बाकी सारी चीजें आप एजुकेशनल सब कुछ दे सकते हैं, शैक्षणिक सब कुछ दे सकते हैं, जो भी पढ़ाई के लिए जरूरी हो, किसी कंपटीशन के लिए या क्लास 1 से लेकर के 10, 12 फिर ग्रेजुएशन, बाकी सारी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन यदि राज्य द्वारा वित्त पोषित है तो उसमें धार्मिक शिक्षा की जो है पढ़ाया नहीं जाएगा। ये अनुच्छेद 28 प्रावधानित करता है। अब संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करना। तो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में उसके नागरिक जो हैं वो अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत को बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब कि कोई भी भारत राज्य क्षेत्र के भीतर कोई भी जाति या जो भी लोग हैं वो अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो है वो अपना आगे उसको बढ़ावा दे सकते हैं, कर सकते हैं। उन पर कोई जो है मतलब प्रतिरोध नहीं रहेगा, उसको रोधक नहीं बनाया जाएगा, वो उसको अधिकार होगा, वो बढ़ा सकता है उसको। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अर्थात कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं वह अपनी शिक्षा के लिए धर्म या भाषा के आधार पर उसे खोल सकेंगे। जैसे लोग छोटे छोटे स्कूल में, मजहबी स्कूल, चाहे वो मतलब कि हिंदू धर्म के हों और मुस्लिम धर्म के हों, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग हैं वो जो है शिक्षा, ऐसी शिक्षा संस्थाएं खोली जाएंगी कि वो केवल उन्हीं के धर्म की तामील पढ़ाई जाए, उन्हीं की भाषा पढ़ाई जाए। तो ऐसा उनको स्थापना करने और उन पर प्रशासन करने का अधिकार उनको होगा। तथा शिक्षा संस्थाओं में सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा और धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में कोई ऐसी जो है विभेद उनके अनुसार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 31 जो है संपत्तियों के अर्जन से संबंधित था, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। अब कुछ विधियों की व्यावृत्ति है, तो इसमें अनुच्छेद 31 आता है संपदाओं के अर्जन का उपबंध करने वाली विधियां। तो ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अब महत्वपूर्ण जो है वो है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। तो जितना भी भाग 3 मूल अधिकार में किसी व्यक्ति को या भारत के नागरिक को जो भी अधिकार मूल अधिकार के तहत प्रदान किए गए हैं, यदि कोई उनका प्रतिषेध करता है, उन पर रोक लगाता है या उन्हें मानने से रोकता है, तो इसके उपचार के लिए सीधे वह जो है समुचित कार्यवाहियों के लिए उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार उन्हें होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है।
भारतीय संविधान में जो प्रारूप समिति या जिनको भारतीय संविधान का जनक के रूप में भारत में माना जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने कहा था कि अगर पूरे भारतीय संविधान में पूछा जाए तो संविधान में जो आत्मा कही जाने वाली बात है वो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये एक ऐसा अधिकार है जो कि संविधान की आत्मा है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या भी जो भी उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर उनसे कोई भी राज्य या केंद्र अगर उसको अवरोध करता है, उसे बाधित करता है, तो उसके लिए उपचार के लिए सीधे वह उच्चतम न्यायालय में जाकर के उपचार कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे अनुच्छेद 32 के अंदर 5 रिटें हैं जिनके माध्यम से व्यक्तियों को उपचार प्रोवाइड कराता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, परमादेश, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, को वारंटो और सर्शियोरेरी उत्प्रेषण रिट के माध्यम से जो है उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति को उपचार प्रदान करता है। ये जो 5 रिट हमने बताया, ये निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को होगी। अब अनुच्छेद 3 इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन किन्हीं भी या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। अर्थात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों तो उनके पास अधिकार है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को, ये 5 रिट निकाल सकते हैं। लेकिन संसद विधि बना करके अगर चाहे तो वह किसी अन्य न्यायालय को, जैसे सेशन न्यायालय को भी यह अधिकार दे सकता है कि आप भी जो है इन रिट को जारी करने की शक्ति आपको दी जाती है। इसका अधिकार लेकिन संसद को दिया गया है। अब अनुच्छेद 4 इसमें जो है इसका खंड 4 जो जोड़ा गया वह भी महत्वपूर्ण है कि इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 359 के सिवाय इसको जो है इसके अनुच्छेद के जो भी अधिकार हैं उसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस पर बहुत सारे मामले आए जो है अनुच्छेद 32 पर। अब अनुच्छेद 33 है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में रूपांतरण करने की संसद की शक्ति। तो संसद जो है इस अधिकार को, जैसे जो सैन्य बल के हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए भी इस शक्ति को जो है सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है कि संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग में प्रदत्त अधिकार कोई भी सशस्त्र बल के सदस्यों को या लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए या आसूचना या प्रति आसूचना स्थापित करने के लिए ब्यूरो या अन्य संगठन को नियोजित व्यक्तियों के लिए तथा दूरसंचार प्रणाली में लागू होने में किस विस्तार तक निर्बंधित या निर्कृत किया जाए, उनके कर्तव्यों का उचित पलायन और अनुशासन बना रहना सुनिश्चित कर सकेगी। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। तो यदि मार्शल लॉ लागू है, मतलब कि सेना अधिनियम लागू हो गई, जैसे होता है कि किसी देश पर सेना जो है सत्ता हस्तांतरण के द्वारा अपना कब्जा कर लेती है, या फिर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मार्शल लॉ सेना की जो है कार्यवाहियां चल रही हैं, तो वहां जो है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन लगाया गया है। अनुच्छेद 35 है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की तो संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधान मंडल को शक्ति नहीं होगी कि जो कुछ विषय हैं उन पर जो है कोई विधि बनाए। मतलब
मूल अधिकार के प्रभावी या निष्प्रभावी, कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको रोका जा सकता है या कुछ सभी अधिकार दिए जा सकते हैं। इनके संबंध में कोई भी विधि जो बनेगी वो संसद बनाएगी। राज्य विधानमंडल को इसमें परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अब भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में पढ़ेंगे, जिसके पहले हम एक बात ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 में हमें कितने प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहला जो अधिकार है, चूंकि ये बहुत पूछा जाता है, तो 6 अधिकार हमें भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, जिनको कि छीनना आसान नहीं होता है। तो जो सबसे पहला अधिकार है वो है हमारा ये समता का अधिकार। सबसे पहला हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है, वो समता का अधिकार है। उसके बाद फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद आता है जो है हमारा क्या बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद है धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तथा अंतिम जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। तो ये 6 प्रकार की जो है अधिकार हमें भारतीय स्वतंत्रता मतलब कि भारतीय जो है संविधान में दिए गए हैं। एक अधिकार और था संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 में ही आता था। उसे भी जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। उसको जो है उसको जो अब लोप करके जो है अनुच्छेद 300 में 300A में अनुच्छेद 300A में जो है कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। उसे अब सांविधिक अधिकार बना दिया गया है। अब जो है वो हमारा क्या बोलते हैं मूल अधिकार नहीं रह गया है। अनुच्छेद 300A संपत्तियों के अधिकार से आपकी जो भी संपत्ति है आपको उससे वंचित नहीं रखा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो भारतीय संविधान में लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तथा इसकी एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मूल अधिकार के विरुद्ध तो आप अनुच्छेद 32 में जा सकते हैं अपना उपचार करने के लिए, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है, अगर उसका कोई प्रतिषेध करता है, राज्य उन पर रोक लगाता है, तो इनके विरुद्ध हम न्यायालय में उपचार के लिए नहीं जा सकते हैं कि राज्य हमारे लिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो इसमें अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा में वही कहा गया है कि जो भाग 3 में राज्य के विषय में दिया गया है इसकी वही परिभाषा होगी। अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। स्पष्ट अनुच्छेद 37 यह करता है कि इस भाग मतलब भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं के उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस पार्ट shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। अर्थात ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं है, लेकिन राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा अपने नागरिकों के लिए, तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान दिए गए हैं उनको ध्यान में रख कर बनाएगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाएगा जो कि इनके विपरीत हो। सीधा स्पष्ट मतलब अनुच्छेद 37 यही करता है कि अधिकतित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद जो भाग 4 में दिया गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, तो जब विधि बनाएगा तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखे। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। द स्टेट टू सिक्योर
अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब कि जब भी कोई लोक कल्याण राज्य जब भी कोई ऐसी विधि बनाएगा तो लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए कराएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अर्थात जो हमारे प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो अनुच्छेद 38 यह कहता है कि जब भी कोई राज्य कोई विधि बनाएगा तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन में लाभकारी हो, लोक कल्याण के लिए हो या सामाजिक व्यवस्था के लिए हो, ऐसा ही कानून बनाएगा, इनको ध्यान में रखकर बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, मतलब सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कि राज्य जब कोई कानून बनाएगा उसे इनका अनुसरण करते हुए बनाएगा। इसमें जो पांचों दिए गए हैं A to F 6 इसमें प्रावधान दिए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है कि राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब कि पुरुष और स्त्री चाहे जो भी हो, सभी को जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो स्त्री से संबंधित देखिए, अब स्त्री को समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त साधन, तो जो अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बनाया है केंद्र सरकार ने, तो जब वह बनाने गई तो वो इस भाग को ध्यान में रखी है कि उसने ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें स्त्रियों के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण मतलब कि उन्हें जो निर्वाचन होंगे उनमें 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, उनको उतनी सीटें दी जाएंगी चुनाव में। और इसके बाद है दूसरा प्रावधान कि भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। मतलब जो भी राज्य भौतिक संसाधन या क्या बोलते हैं उनका नियंत्रण इस प्रकार बांटेगा कि उसमें सामूहिक हित विद्यमान हो, किसी पर्सनल हित के लिए कोई काम नहीं करेगा। अगर पानी की सप्लाई उसे कहीं देना है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ऐसी व्यवस्था करेगा कि पूरे समूह के लिए हो और उसका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, किसी समूह के हाथ में हो या राज्य के हाथ में। इसके बाद है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो जो भी धन या ऐसी कोई उत्पादित चीजें की जाए वो कोई एक मतलब ऐसा संकेंद्रण हो कि वो अहितकारी ना हो, समाज के लिए हितकारी हो। और 39D जो है वो है पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी को कोई पुरुष है तो उसको दिन भर की मजदूरी आप 500 दीजिए काम करने के लिए, या महीने भर का 30,000 उसी काम के लिए दीजिए, उसी काम के लिए किसी महिला को आप 20,000 में रख लीजिए, किसी स्त्री को। ऐसा नहीं, अगर जिस काम के लिए आप किसी महिला या पुरुष कोई एक काम मानते हैं कि कोई एक कार्य जो है लिपिक का कार्य वो उस ऑफिस में करेगी, तो लिपिक कार्य के पद पर चाहे पुरुष आए तो चाहे महिला आए तो उसको समान वेतन दिया जाएगा। इसका प्रावधान ये है। अब उसके बाद जो 39 का ई प्रोविजन वो यह कहता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। मतलब कि जो भी कर्मकार पुरुष या स्त्री हैं उनके जो है स्वास्थ्य का और उनकी जो शक्ति है वो कम ना हो, इसका ध्यान दिया जाएगा। और बालकों के सुकुमार अवस्था मतलब जो बच्चे होते हैं उनका दुरुपयोग ना हो, अर्थात 14 वर्ष के कम के बच्चों को जो है वो किसी फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा कि उनका शोषण किया जाए, या किसी ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जिससे कि उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अहितकारी हो तथा उनकी आयु के शक्ति के अनुकूल हो।
तो इन्हीं सब संबंधों में जैसे पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, तो वो बच्चों के सुविधा के लिए बनाया गया है कि उनके साथ जो भी अपराध हो रहे हैं तो वो उनको बचाया जा सके, वो जिन्होंने उनके खिलाफ ऐसा किया है उनको दंड दिया जा सके। और एफ है जिसे कि अनुच्छेद 39F, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। मतलब कि बालकों के लिए जो है वो स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण ऐसा प्रदान किया जाए, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बहुत सारी चीजों में उनको बढ़ने में, आगे और पढ़ाई करने में सबको एक गरिमामय जो है वातावरण प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और हमारे सामाजिक सुधार और देश को आगे बढ़ाने के लिए ले जा सकें। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 39A जो कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। इसे अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन 42वां था 1976 का, जिसके द्वारा इसमें जोड़ा गया। इसमें प्रावधानित किया गया कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय सुलभ हो, सस्ता हो तथा शीघ्र हो तथा किसी को भी न्याय प्राप्त करने में पैसे की बाधा ना आए, अर्थात चाहे अभियुक्त हो या पीड़ित हो, किसी को न्याय निःशुल्क विधिक सहायता उसको दिलाई जाए यदि वह समर्थ नहीं है। जो समर्थवान व्यक्ति है वो तो विधिक सहायता तुरंत ले लेता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है तो उनको दिक्कत होती है। इसी तर्ज पर अनुच्छेद 39A के अधिकार पर CRPC 1973 में धारा 304 निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जोड़ा गया, जिसे हम CRPC में पढ़ेंगे, लेकिन उसका मूल यहीं से था। अब ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के माध्यम से किया जाएगा। इसमें सीधा पूछा जाता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको 4 दिया रहेगा ऑप्शन, उसमें से अनुच्छेद 39A जो है वो आपको टिक करना है। अब पूछा जाए कि आपको जो है पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में प्रावधानित किया गया है, तो आप अनुच्छेद 39 में बता सकते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 40 में बता सकते हैं आप। फिर कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 41 में दिया गया है, जिसके भीतर यह कहा गया है कि आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के अन्य प्रभाव में सहायता पाने का आपको अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, तो किसी महिला को प्रसूति सहायता हो, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा हो, उसके संबंध में अनुच्छेद 42 प्रावधानित करता है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 प्रावधानित करता है। इसमें कि आपको एक इतनी मजदूरी दी जाए कि जितनी आप एक अपने जीवन स्तर को सुधार सके तथा वो आपके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक हो, इतनी मजदूरी। अब पता लगा कि आपने पूरा दिन काम किया और आपको 30 रुपये मजदूरी दी जाए, तो पता लगा कि 30 रुपए की तो आज की सब्जी नहीं आएगी। तो आपको आपके काम के लिए इतना मजदूरी दी जाए कि जिससे आप एक सम्माननीय जीवन जी सके, उसके बारे में है। अब इसी में है कि कुटीर उद्योगों के लिए भी प्रावधान कर दिया गया है, सहकारी के आधार पर बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 43 का, जिसे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना से संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 का सहकारी संपत्तियों से संबंधित संवर्धन के लिए दिया गया है। तो ऐसे इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। तो इससे प्रश्न बनेगा कि सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान जो राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिए गए हैं उसका अनुच्छेद बताइए। तो अनुच्छेद 43 का, या ये किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके विषय में तो आप सब बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि आज पिछले करीब 2-3 वर्षों से ये बहुत ही बड़ा विवाद का विषय बना हुआ है कि
समान नागरिक संहिता लागू नहीं होनी चाहिए, एक धर्म विशेष कहता है, बाकी और लोग कहते हैं कि नहीं ये एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, जिससे कि समाज में सभी लोग समान हो, सभी के लिए संपत्ति का, उत्तराधिकार का या धर्म में शिक्षा का, सब चीज अधिकार बराबर हो, समान हो सबके लिए, उसके विषय में अनुच्छेद 44 प्रावधानित करता है। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 44 आप सीधा सीधा आंसर कर सकते हैं। तथा अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की देखरेख और उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था तथा शिक्षा के संबंध में प्रावधान करता था। तो इसमें जो प्रावधान था वो 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा के लिए वो बंद करने का प्रयास करेगा। इसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया। तो संशोधन करने तक निःशुल्क जो है शिक्षा इनको दी जाएगी, ऐसा प्रावधानित किया गया। अनुच्छेद 46 जो है वो SC ST या अन्य दुर्बल वर्ग, अन्य इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट के लिए जो है शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए दिया गया है। तो SC ST के जो वर्ग हैं उनके शिक्षा के लिए और अन्य उनको इकोनॉमिक मजबूत करने के लिए राज्य जब भी बनाएगा कोई कानून तो इस अनुच्छेद 47 को ध्यान में रखेगा, अनुच्छेद 46 को ध्यान में रखेगा। अनुच्छेद 47 है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में रखेगा तथा राज्य विशिष्टया मादक पेयों, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकर औषधि हैं और औषधियों के प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अर्थात यह है कि राज्य जो है पोषाहार स्तर ऊंचा करने वाली बातें, लेकिन जो कुछ ऐसी औषधियां या जो मादक पदार्थ हैं उनको जो है बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, उनको कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन करने का संबंधित देता है। तो इसमें यह प्रावधान ये किया गया है कि जो दुधारू चीजें हैं जैसे गाय और बकरियां, जो भी चीजें दुधारू जानवर हैं उनके वध करने का प्रशेद करता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी दुधारू जानवर का जो है मारता है या उसकी जो है मतलब कि कुछ उनको परेशान करता है तो इसे इसमें रोका गया है। अनुच्छेद 48 का को जो है ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधानित किया गया है। तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि जैसे पर्यावरण के संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 48 का बता सकते हैं। तथा यह किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अब राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 49 प्रावधानित करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण बताती है। अर्थात कि कार्यपालिका न तो न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करेगी और न तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी। इसीलिए अनुच्छेद 50 जो है वो दोनों को पृथक्करण करती है। अनुच्छेद 51 कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हित के लिए काम करे तथा राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए बात करे। संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का कार्य करे तथा अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको माध्यस्थम आर्बिट्रेरी माध्यम से जो है उनको निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद ये 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व में आते हैं। अब अनुभाग 4 का पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य के विषय में प्रावधानित करता है, जिसे
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसे भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसके आधार पर, जो उसकी सिफारिश की गई थी उसके आधार पर जोड़ा गया तथा इसे रूस से लिया गया है। इसमें कुछ कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद ए से लेकर के तक, जो कि हमें यह बताते हैं कि हमारे पास मूल अधिकार हैं। हमारे राज्य हमें कोई भी कानून बनाए तो हमारे फेवर में बनाए, जो समाज के फेवर में हो। लेकिन हम लोगों का भी, जब हम इस समाज में हम लोग रह रहे हैं तो हम लोगों का यह एक कर्तव्य होगा, दायित्व होगा कि हम जो है क्या बोलते हैं उसको पालन करने के लिए जो है मतलब तैयार रहें। तो जो सबसे पहला हमारा मूल कर्तव्य है वह है कि हम संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसके बाद है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो महिलाओं के खिलाफ हो, उसका हम त्याग करें, उनका सम्मान करें। उसके बाद हमारी सामाजिक जो संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, मतलब उसको सजोए रखें, बनाए रखें। जैसे कि हमारी संस्कृति पद्धति चली आ रही है दुर्गा पूजा, गणेश पूजा करने के लिए, तो हम उन सबको और सारी चीजों को जो सामाजिक संस्कृति में है, लोगों का सम्मान करना, सबको हम बनाए रखें, उनका जो है उनकी रक्षा करें। उसके बाद है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, अर्थात जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको जो है हम लोग सुरक्षित रखें तथा हिंसा न करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। अर्थात हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारा राष्ट्र का नाम खराब हो या राष्ट्र का नाम नीचे आए। हमें ऐसा प्रयास करना होगा कि हमारे राष्ट्र का नाम सदैव ऊंचा रहे और आगे बढ़े, पूरे विश्व में पहले नंबर पर आए। और यदि माता पिता हैं या उनके संरक्षक हैं तो उनका यह कर्तव्य होगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे को अपनी यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह प्रावधान अनुच्छेद जो 51A का के है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इससे संबंधित मूल अधिकार अनुच्छेद 21A मूल अधिकार में जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45 संशोधन करके राजनीतिक निदेशक तत्वों में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A के में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक को शिक्षा प्रदान की जाए निःशुल्क। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने मूल कर्तव्य भाग 4 का तक अनुच्छेद 51A तक पढ़ लिया। हम लोग अपने अगले वीडियो में आगे के प्रावधानों को देखेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो उनका 19वां संस्करण जो 24 नवंबर 2024 को होने वाला है, उसमें और अन्य कौन महत्वपूर्ण ऐसी बात है कि जो भारतीय संविधान से परीक्षा के लिहाज से उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उसके विषय में पढ़ेंगे। आप DSA लॉ पॉइंट देखते रहें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को शेयर करें। और जितने भी ऑल इंडिया बार एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं, सभी लोग इस
वीडियो को देखें। मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि आप अगर रेगुलर इस वीडियो को पूरा 23 नवंबर तक देख लेंगे तो पहले प्रयास में आप लोग सफल हो सकते हैं। तथा हमारे इस रेगुलर वीडियो को देखने के लिए, लाइव हमसे जुड़े रहने के लिए इसकी फीस 1500 रुपये की गई है। तो आप अपना एडमिशन प्रारंभ है, आप अपना एडमिशन ले करके हमसे जुड़ करके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। पूरे विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।